एवरीवन, बच्चों आज के लिए रियली सॉरी, आपके 5 बजे क्लास नहीं हो पाई। हमारे आजकल पता है कि आप लोगों ने सुना होगा ना, इतनी आगे लग रही हैं हमारे। आप बोलोगे मैम आप इतने मेट्रो सिटी में रहते हो और आपके यहाँ लाइट की इतनी प्रॉब्लम है। लाइट की पूरी इंडिया में ही प्रॉब्लम चल रही है। हमारे घर के पास वाला जो ट्रांसमीटर था उस पर सुबह आज आग लग गई। सुबह से ही लाइट के आग लग गई और लाइट जो है वो अभी भी नहीं आई है। तो मेरा इन्वर्टर का मैंने सुबह से इन्वर्टर के बचा के रख रखा था। पहले मैंने 5 बजे तक इंतजार कर, लाइट आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी। लाइट अभी भी नहीं आई है। ये तो मेरा इन्वर्टर है जिससे मेरी क्लास चल जा रही है। तो ये आज मेरी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं मतलब मेरी कोई मिस्टेक नहीं है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। ये लाइट ही नहीं है पीछे से, तो इसमें मेरी कोई वो नहीं है कि फॉल्ट। मैं तो क्लास लेने के लिए तैयार थी। 5 बजे तक इंतजार किया, फिर मैंने कहा ठीक है चलो 8 बजे ले लेंगे आज। चलो फिर आ जाओ भाई। हाँ जी, बहुत लाइट कटती है यार, आजकल बहुत लाइट कटती है। आइए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो, अच्छा ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर आ रहा होगा ना। फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। मैम बिहार में लाइट का इशू नहीं होता है, हरियाणा में तो बहुत है भाई। मैं गुड़गांव में रहती हूँ, दिल्ली में नहीं था। दिल्ली में मैं इतनी चैन में थी ना। दिल्ली में मैंने इसी 1 साल ही हुआ मुझे, शादी के बाद मैं इधर गुड़गांव शिफ्ट होगी। पहले मैं दिल्ली रहती थी। दिल्ली में 5 मिनट से ज्यादा कभी लाइट कट होती ही नहीं थी। ये बड़ा सुख था दिल्ली में। लेकिन जैसे ही यहाँ पर मैं हरियाणा में गुड़गांव में शिफ्ट हुई, तब से तो भैया इतना लाइट कट होता है ना हरियाणा में। आप में से कोई हरियाणा का होगा तो आपको पता होगा हरियाणा में लाइट कितनी जाती है। चलो स्टार्ट करें अपनी। हाँ जी, स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। हम लास्ट क्लास से पढ़ रहे थे 5 नंबर पे ग्लैंड। कौन सी? एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड जो कहां पे होती है? जो हमारे दोनों किडनी के ऊपर 2 होती है, इसलिए इसका नाम अधिवृक्क ग्रंथि भी पड़ गया है। अधिवृक्क ग्रंथि वृक्क के ऊपर, किडनी के ऊपर की साइड होती है। फिर मैंने पढ़ाया था कि जो एड्रीनल ग्लैंड होती है वो 2 हिस्सों में बंटी हुई होती है। उसका बाहर वाला हिस्सा क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स, और अंदर वाला मेडुला। मेडुला से 2 हार्मोन बन रहे थे, एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन, या एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन। और मेडुला ने क्या किया था? मेडुला ने 3F को कंट्रोल किया था। 3F का मतलब क्या है? फियर, फाइट, फ्लाइट। करो या मरो, करो या भागो, करो या उड़ो। ऐसे आपको याद रखना है कि इसी ग्रंथि को हम आपातकालीन ग्रंथि, इमरजेंसी ग्लैंड, इसी ग्लैंड को हम 3F ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये 3 ग्लैंड को कंट्रोल करती है। कौन कौन सी आप बताओगे? कौन कौन से 3F को कंट्रोल करती है? कौन कौन से? फियर, फाइट, फ्लाइट। ठीक है, करो या उड़ो, करो या भागो, करो या मरो ग्रंथि हम इसी को ही कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि एड्रीनल ग्लैंड का जो आउटर पार्ट है उसको हमने क्या नाम दिया था? एड्रीनल ग्लैंड का जो बाहरी भाग था उसको हमने कॉर्टेक्स नाम दिया था। इसका आउटर पार्ट है उसको हमने कॉर्टेक्स नाम दिया था। बच्चों इनर वाले पार्ट से अलग हार्मोन निकलते हैं और आउटर वाले पार्ट से अलग हार्मोन। इनर से हमने पढ़ लिए थे इमरजेंसी हार्मोन्स बन रहे थे, और इमरजेंसी हार्मोन्स कौन से थे? एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। ठीक है, अब आ जाओ जरा, कॉर्टेक्स वाले पार्ट से कौन कौन से निकलते हैं? इससे बेसिकली 3 हार्मोन निकलते हैं। अच्छा, अब जैसे भी नाम है, नाम आपको याद करने पड़ेंगे। मैम तो घर से बना के नहीं लाई है। आप कहोगे मैं इतने बड़े बड़े नाम कैसे याद करें? याद करने ही पड़ेंगे बेटा, कोई सॉल्यूशन नहीं है। इससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं तो आप बताओगे। नंबर 1 पे आता है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। नंबर 1 पे आता है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन। हिंदी में सेम नाम है बच्चा, अगर आप चाहते हो तो मैं लिख देती हूं साथ में, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, कॉर्टिकोइड्स। और जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं मिनरेलोकोर्टिकोइड्स। मिनरेलोकोर्टिकोइड्स। बेटा कोर्टिकोइड्स के आगे मिनरेलो लगा देना, हिंदी में सेम नाम है। और 3 नंबर पे जो आता है उसको बोलते हैं एंड्रोजन हार्मोन। कौन सा बच्चा? एंड्रोजन हार्मोन। अब जब बात करते हैं ये जो हार्मोन है ना, इनको एक साथ मिला के कोर्टिसोल या कोर्टिकोइड्स हार्मोन कहते हैं। तो आपसे पूछ ले इस बाहरी पार्ट से कौन से हार्मोन निकलते हैं, तो आपको बताना है कोर्टिसोल या कोर्टिकोइड्स हार्मोन निकलते हैं। इनको एक साथ मिलाकर आप कोर्टिसोल या कोर्टिकोइड्स का नाम देते हो। तो कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है कि कोर्टिकोइड्स हार्मोन कौन सी ग्रंथि रिलीज करती है, तो आपको क्या आंसर देना है? कोर्टिकोइड्स हार्मोन या कोर्टिसोल हार्मोन एड्रीनल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि स्रावित करती है। कौन कौन से तो आप बताओगे बच्चा? पहला है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, कोर्टिकोइड्स के आगे ग्लूको लगा दो। दूसरा है मिनरेलोकोर्टिकोइड्स, कोर्टिकोइड्स के आगे मिनरेलो शब्द लगा दो। और तीसरा है एंड्रोजन हार्मोन, एंड्रोजन हार्मोन। इनको एक साथ मिला के हम कोर्टिसोल या कोर्टिकोइड्स हार्मोन कहते हैं। मैंने ये चीज लिखी है। अब जरा इनके फंक्शन पे बात कर लें कि कौन सा कौन क्या काम करता है। बच्चों ग्लूकोकोर्टिकोइड्स नाम से ही क्लियर है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का मतलब हो गया कि हमारे बॉडी में शुगर रेगुलेशन का काम करता है। अब आप में से कुछ बच्चे मुझे बोलेंगे कि मैम शुगर रेगुलेशन तो आपने पढ़ाया था कि जो पेनक्रियाज से इंसुलिन निकलता है वो करता है शुगर रेगुलेशन। तो बच्चा आपने ध्यान से नहीं पढ़ा, वहां पे मैम ने लिखा था ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है।
इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा पर नियंत्रण बना के रखता है, जबकि अगर आपसे पूछे कि हमारे सेल्स, हमारे टिश्यूज, हमारे ऑर्गन्स के पास कितना शुगर होना चाहिए, बेसिकली उसको कंट्रोल कौन करता है? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। दोनों में ये डिफरेंस है। खून में कितना ग्लूकोज का लेवल होगा वो इंसुलिन का काम है, और हमारी सेल्स, हमारे टिश्यूज, हमारे बॉडी में टोटल कितना शुगर होना चाहिए, इसको रेगुलेट करने का काम ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का होता है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का होता है। संदीप चौधरी बेटा पढ़ा देंगे, ठीक है? आगे बात समझ में। दूसरा दूसरा काम होता है इसका स्ट्रेस रेगुलेशन। स्ट्रेस रेगुलेशन, तनाव की मात्रा पर नियंत्रण, तनाव नियंत्रण, तनाव नियंत्रण का काम करता है ये। स्ट्रेस रेगुलेशन हार्मोन कहलाता है ये, या स्ट्रेस रेगुलेटरी हार्मोन कहलाता है, ठीक है? मिनरलोकोर्टिकोइड्स, इसका काम होता है बेसिकली सोल्ट रेगुलेशन का। सोल्ट रेगुलेशन, मिनरल्स को रेगुलेट करना, और मिनरल्स में मेनली कौन सा? सोल्ट। सोल्ट का मतलब नमक, तो लिखो नमक की मात्रा पर संतुलन बना के रखने का काम करता है। नमक की मात्रा पर संतुलन बना के रखता है, सोल्ट रेगुलेशन का काम करता है। सोल्ट में क्या होता है? सोडियम क्लोरीन, NaCl है ना, सोडियम क्लोराइड होता है। तो बेसिकली ये आयन या मिनरल बैलेंसिंग का काम करता है, राइट? नेक्स्ट आप बताओगे बच्चा, एंड्रोजन हार्मोन्स क्या करते हैं? ये सेक्सुअल कैरेक्टर बनाते हैं बच्चा। ये ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो लड़के में लड़के वाले और लड़की में लड़की वाले सेक्सुअल कैरेक्टर्स बनाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं लैंगिक लक्षणों का विकास करवाता है। ये लैंगिक लक्षणों का विकास करवाने का काम करता है। सुना होगा आपने एंड्रोजन हार्मोन्स। एंड्रोजन हार्मोन्स अक्सर एग्जाम में आता है। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, मिनरलोकोर्टिकोइड्स, एंड्रोजन या कोर्टिसोल या कोर्टिकोइड्स हार्मोन कौन बनाता है? तो आप बताओगे वो एड्रीनल ग्लैंड ही बनाती है। आप जरा सुनो ध्यान से बच्चों, यहां पर एक एस, शुगर का एक एस, स्ट्रेस का दूसरा एस, सॉल्ट नमक वाला तीसरा, और सेक्सुअल कैरेक्टर वाला चौथा। ये 4S को कंट्रोल करता है। ये कॉर्टेक्स वाला हिस्सा 4S को कंट्रोल करता है, और 4S का मतलब क्या हो गया? आप बताओगे शुगर, स्ट्रेस, सॉल्ट एंड सेक्सुअल कैरेक्टर। तो आपसे एग्जामिनर पूछेगा कौन सी ग्रंथि है जो 3F को कंट्रोल कर रही है इमरजेंसी कंडीशन में, और कौन सी ग्रंथि है जो 4S को, 4S को कंट्रोल कर रही है? आपका आंसर एक ही होगा, क्या बेटा? एड्रीनल ग्लैंड होगा, अधिवृक्क ग्रंथि होगा, ठीक है? 4S का मतलब क्या हो गया? शुगर रेगुलेशन, स्ट्रेस रेगुलेशन, सॉल्ट रेगुलेशन एंड सेक्सुअल कैरेक्टर पे रेगुलेट करने का काम करता है, राइट? अब पूछ ले कौन सा हिस्सा करता है, तो आउटर वाला हिस्सा नाम क्या है? कॉर्टेक्स। और कौन सी ग्रंथि 4S को कंट्रोल करती है? तब आपका आंसर होगा एड्रीनल ग्लैंड। और यही ग्रंथि इमरजेंसी ग्लैंड या आपातकालीन ग्रंथि भी कहलाती है। यही ग्रंथि 3F को भी कंट्रोल करती है। तो इसी के साथ आपका एड्रीनल ग्लैंड यहाँ पे कंप्लीट होता है बेटा, ठीक है? मैम बीपी कंट्रोल हार्मोन एड्रीनल ग्लैंड, देखो बीपी को कंट्रोल करने वाले जो बेसिकली हार्मोन्स होते हैं वो थायराइड हार्मोन्स होते हैं, ठीक है? थायराइड और एड्रेनलिन हार्मोन होते हैं, माने जाते हैं, शायद मैंने आपको पढ़ाया भी होगा, ठीक है प्रियंका मौर्य? ओके चलो हो गया। तो ये एड्रीनल ग्लैंड का आउटर वाला पार्ट, इनर पार्ट पहले हम पढ़ चुके थे। अब आपको नेक्स्ट ग्रंथि यहां पे पढ़नी है 6 नंबर पे, दैट इज पीनियल ग्लैंड। नंबर 6 पे आती है पीनियल ग्लैंड, बोलो, या इसको पीनियल बॉडी ग्लैंड कहते हैं बेटा, पीनियल काय ग्रंथि, पीनियल काय ग्रंथि, पीनियल काय ग्रंथि या पीनियल ग्रंथि ही लिखा हुआ आ जाए तो आपको दोनों ही सही है। अब जरा इस ग्रंथि के बारे में एक बहुत ही जरूरी बात सुन लो। मैंने आपको जब थायराइड ग्रंथि पढ़ा था तो मैंने कहा था थायराइड इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। थायराइड जो 9 अंतःस्रावी ग्रंथि होती है उनमें सबसे बड़ी होती है। अब आपको ये जानना है सबसे छोटी कौन सी होती है, तो ये पीनियल ग्लैंड है, ये स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है बेटा। इट इज स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, ये सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। कैसी बच्चों? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। ये जो 9 है ना, इन 9 में सबसे बड़ी थी थायराइड, और सबसे छोटी कौन सी हो गई? आप बताओगे पीनियल ग्लैंड या पीनियल बॉडी ग्लैंड। अब मैं आपको एक बात बता दूं, कुछ बुक्स वाले पिट्यूटरी ग्लैंड को सबसे छोटी बताते हैं। याद रखिएगा, पीनियल सबसे छोटा होता है, पीनियल के बाद दूसरे स्थान पे सेकंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड जो होती है दैट इज पिट्यूटरी, दैट इज पिट्यूटरी। दूसरे स्थान पे सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी होती है, जो मटर के दाने जैसी होती है, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज नहीं हो पाएगा वो, राइट? तो बच्चों अगर एग्जामिनर आपसे पूछे आंसर कैसे करना है वो सुनो। अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन डाल दिया कि भैया सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो ऑप्शन में पीनियल भी हुआ, पिट्यूटरी भी हुआ, तो आप किसको सही करोगे? आप पीनियल को सही करोगे। लेकिन अगर ऑप्शन में पीनियल ना हो, मैम अकेला पिट्यूटरी है, तो पिट्यूटरी को सही करके आ जाना, क्योंकि एग्जामिनर पूछ चुका है क्वेश्चन और वो कभी भी पीनियल को ऑप्शन में नहीं डालता है, वो पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि को ही डालता है, ठीक है? वो पिट्यूटरी को ही डालता है, तो पिट्यूटरी ही आपको सही करके आना है बेटा, ठीक है? इसलिए मैंने दोनों चीजें बता दी है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस ग्रंथि को कहते हैं बायोलॉजिकल क्लोक ग्लैंड,
बायोलॉजिकल क्लोक ग्लैंड है ये, इसको हमारे शरीर का जैविक घड़ी ग्रंथि कहते हैं। जैसे हमारे घर में घड़ी होती है ना, और घड़ी में टाइम चलता रहता है, और टाइम को देखकर आप अपने सारे दिन के काम करते हो। 4 बज गया, चलो भैया ट्यूशन चला जाता हूँ, सुबह 8 बज गया, भैया कोचिंग चला जाता हूँ, घड़ी में देख के काम करते हो ना। ठीक ऐसे ही हमारे शरीर का घड़ी, इसको बोलते हैं हम बायोलॉजिकल क्लॉक ग्लैंड है ये हमारे शरीर की क्या है, जैविक घड़ी है। अभी बताएंगे कैसे। इसी को बोलते हैं थर्ड आई ऑफ ह्यूमन बॉडी। थर्ड आई ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये मनुष्य के शरीर की तीसरी आंख है बेटा। ये मनुष्य के शरीर की तीसरी आंख भी कहलाती है। तीसरी आंख कहां होती है, मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूं, ये ब्रेन में होती है। लोकेशन कहां होती है, ये हमारे मस्तिष्क में होती है, ब्रेन में होती है बेटा। ये सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं, वन लाइनर की फॉर्म में आपको मैंने लिखवा दिए हैं। ठीक है, आप सुनो जरा, करती क्या है, ग्रंथि है, क्या बनाएगी, हार्मोन बनाएगी। तो कौन कौन से हार्मोन बनाती है उसका काम पढ़ोगे तो ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ जाएंगे। इस ग्रंथि से 2 हार्मोन निकलते हैं। इस ग्रंथि से 2 हार्मोन निकलते हैं। पीनियल ग्रंथि 2 हार्मोन सिक्रीट करती है। कौन कौन से हैं वो हार्मोन? एक नंबर पे आता है बच्चा मेलाटोनिन। कभी ना कभी आपने इस हार्मोन का जिक्र सुना होगा। नंबर 1 पे आता है मेलाटोनिन, है ना। और मेलाटोनिन निकालती है ये 98 से 99% में। इसीलिए बुक्स वाले सिर्फ एक ही हार्मोन लिख देते हैं, लेकिन आपको पढ़ना है कि ये 2 हार्मोन रिलीज करती है। दूसरा होता है, इसको बोलते हैं सेरोटोनिन। सेरोटोनिन हिंदी में सेम नाम है, सेरोटोनिन हार्मोन। ये कितने परसेंट में, ये 1 से 2% में रिलीज करती है। एग्जामिनर कभी कभी तो सीधा ही क्वेश्चन डाल देता है कि भैया मेलाटोनिन कौन सी ग्रंथि बनाती है, सेरोटोनिन कौन सी ग्रंथि बनाती है, तो आपको आंसर कर देना है। मेलाटोनिन हार्मोन कब ज्यादा निकलता है? ये हार्मोन अंधेरे में, ये डार्कनेस हार्मोन के नाम से फेमस है। डार्कनेस हार्मोन इसी को कहते हैं, अंधेरे में। और जरा बताइए, अंधेरा कब होता है? रात में होता है। अंधेरा कब होता है? तो बच्चा रात में। तो इसी का नाम होता है नाइट हार्मोन या अंधेरे वाला हार्मोन। इसी को कहते हैं हम डार्कनेस हार्मोन या हार्मोन ऑफ डार्कनेस, या इसी का नाम होता है नाइट हार्मोन, रात वाला। रात में अंधेरा होता है और अंधेरे में ज्यादा निकलता है बच्चा ये हार्मोन। और सनलाइट में जैसे ही सुबह हो जाती है, सन आ जाता है, सूर्य देवता आ जाते हैं, ये हार्मोन जो है इसका सिक्रेशन कम होने लग जाता है। अंधेरा होता है, रात होती है, बढ़ जाता है। सुबह होगी, सनलाइट यानी कि सूर्य की किरणें आएंगी, ये हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाता है। और जैसे ही रात होती है, अंधेरा होता है, ये हार्मोन ज्यादा निकलता है। तो बच्चों, इसी हार्मोन की वजह से आपको नींद आती है। जी हाँ, ये वही हार्मोन है जो आपको स्लीपिंग एंड वेकअप प्रोसेस को कंट्रोल करता है। इसी की वजह से आपको नींद आती है। और जब ये निकलना बंद हो जाता है तो आपकी आंख खुल जाती है। और ये निकलना बंद कब होगा? जब सूरज आ जाएगा। जब सूरज आ जाएगा बेटा। तो आपको याद रखना है, इसी को स्लीपिंग एंड वेकअप प्रोसेस वाला हार्मोन कहते हैं। नींद लाना और नींद से जगाने का काम इसी हार्मोन का होता है, इसी हार्मोन का होता है। ठीक है, इसी हार्मोन की वजह से आपको नींद आती है। अब आप कहोगे मैम हमें नींद तो दिन में भी आती है। दिन में नींद आ रही है, वो आपको आलस हो गया, खाना ज्यादा खा लिया, दिमाग के आपका दिमाग बहुत थक गया किसी चीज को सोच सोच के, या आपने कोई एक ही टाइप की एक्टिविटी ज्यादा कर ली, तो आपके बॉडी को रिलैक्स होने की रिक्वायरमेंट है, तो उसकी वजह से आपको नींद आती है दिन में। लेकिन जो नेचुरल आपकी क्या होती है, जो स्लीपिंग होती है, जो साइकिल होती है, स्लीपिंग साइकिल, वो इसी हार्मोन की वजह से होती है। इसलिए कहते हैं रात की नींद कभी भी आपको नहीं त्यागनी चाहिए, क्योंकि रात की नींद अगर आपने निकालोगे तो धीरे 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 आपके ब्रेन पे असर पड़ने लग जाता है। आपकी जो ये होती है ना मेमोरी, याददाश्त, ये सब आपकी कंसंट्रेशन पावर, ये सब आपकी कम होने लग जाती है। दूसरा, यही इसी हार्मोन का दूसरा काम बताती हूँ। एक तो नींद लाना, नींद से उठाना, यही हार्मोन करता है। दूसरा, ये हमारे बॉडी में जितनी भी सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं उनको करवाता है बेटा। क्या करवाता है? बायोलॉजिकल एक्टिविटीज करवाने का काम करता है। हिंदी में लिखोगे जैविक क्रियाएं। जैविक क्रियाओं को कब करवाना है, कब उन्हें खत्म करना है, उस पर यही कंट्रोल करता है। अब ये बायोलॉजिकल एक्टिविटीज क्या होती हैं, जरा वो सुनो। वो एक्टिविटीज जो हमारे बॉडी में हो रही है उसको बायोलॉजिकल एक्टिविटीज कहते हैं। कब डाइजेशन होगा, कब सर्कुलेशन होगा, कब खून का प्रेशर कितना रखना है, कब खून का प्रेशर ज्यादा करवाना है, कितने खाने का डाइजेशन करवाना है, कितने खाने का पाचन होने के बाद उसका अवशोषण करवाना है, कितना खाना है जो एक्सक्रीट आउट करवाना है, ये सारे काम इसी के ही होते हैं। जैसे मैंने कहा ना, हमारे घर में घड़ी होती है, उस घड़ी को देख के आप काम करते हो, ठीक ऐसे ही हमारे बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक है। ये वो घड़ी है जो बताएगी कब डाइजेशन शुरू करना है, कब डाइजेशन खत्म करना है। ये वो घड़ी है जो बताएगी कितने खून को कहां पे किस ऑर्गन के पास सर्कुलेट करवाना है। राइट, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक ग्लैंड। ये बायोलॉजिकल क्लॉक ग्रंथि है। और अगर समय समय पर आपके बॉडी में देखो, आप समय पे सोओगे, समय पे उठोगे, है ना,
समय पे आपके बॉडी में बायोलॉजिकल एक्टिविटीज शुरू होंगी, समय पे खत्म होंगी, तो आप क्या होगा, आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे, है ना। जैसे रात की अगर आपने 5 से 6 घंटे की भी नींद ले ली आपने अच्छी खासी, ठीक है, और आपके बॉडी में बायोलॉजिकल एक्टिविटीज टाइम पे शुरू हो रही है, टाइम पे खत्म हो रही है, तो भैया क्या होगा, आप बीमारियों से बच के रहोगे, है ना। और जब आपकी बॉडी में ये बायोलॉजिकल एक्टिविटीज समय पे शुरू होकर समय पे खत्म हो रही है, तो आप फ्रेश फील करते हो, है ना, आप अच्छा फील करते हो, आपका मूड क्या रहता है, अच्छा। तो जो मूड अच्छा होता है वो ये हार्मोन करवाता है, ये रिस्पॉन्सिबल है आपके गुड मूड के लिए। ये हार्मोन क्या करता है, ये आपके मूड को अच्छा करता है। ये जो मूड है ना, अगर आपने सही समय पे उठे हो, सही समय पे आपने खाना खा लिया, सही समय पे आपने डाइजेशन हो गया आपके बॉडी में, सही समय पे बीपी वगैरह, खून वगैरह सब कुछ ऐसा ऐसे कंट्रोल चल रहा है आपके बॉडी में, तो अच्छा महसूस करते हो आप। तो वो अच्छा अच्छा महसूस किसने करवाया, वो सेरोटोनिन ने। आपका जो गुड मूड है, आपका मूड जो अच्छा है, वो इस हार्मोन की वजह से है, ठीक है। 2 काम हो गए। तीसरा काम सुनो, ये हार्मोन क्या करता है। तीसरा काम ये हार्मोन क्या करता है, उसको स्टार कर लेना पहले से ही भैया, मैं स्टार कर दे रही हूँ। बच्चों आप सभी लोग जानते हो हमारी जो स्किन है, हमारी जो त्वचा है, उसका कलर किसकी वजह से है। अगर नहीं जानते तो साइड में लिख लेना, हमारी त्वचा का जो कलर है वो मिलानिन नाम के पिगमेंट की वजह से होता है। हमारी स्किन का ये जो कलर है, ये मिलानिन नाम का पिगमेंट की वजह से होता है। जब भी हमारे बॉडी में कहीं पर भी कोई कलर या रंग की बात होती है, वो पिगमेंट्स देते हैं। जैसे आपके बालों का कलर है ना, ये भी किसी पिगमेंट की वजह से ही है, ठीक है। आपकी आंखों का कलर, ये जो आपकी पुतली का कलर होता है ना, जो आइरिस वाला पार्ट होता है, कलरिंग पार्ट होता है, आइरिस नॉट पुतली, पुतली इज प्यूपिल, प्यूपिल तो हमेशा काले कलर का होता है, उसके बाहर वाला पार्ट, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लू होता है ना, किसी का हेजल कलर होता है, तो ये सब पिगमेंट्स की वजह से होते हैं। तो बच्चा ऐसे ही हमारे स्किन को जो कलर देता है, उस पिगमेंट को हम मेलानिन पिगमेंट कहते हैं। अगर ये पिगमेंट थोड़ा ज्यादा हो जाए, अगर ये पिगमेंट इंक्रीज हो जाए, तो हमारा स्किन का कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है, डार्क कॉम्प्लेक्शन हो जाता है, काला नहीं बोलते हम, सांवला हो जाता है रंग, ठीक है। और अगर ये मेलानिन कम हो जाता है, कम हो गया, तो आपकी स्किन का कलर कुछ ज्यादा ही व्हाइट हो जाता है। अच्छा आपने देखा है कुछ कुछ लोगों की जो स्किन के ऊपर ऐसे पैचेस बने हुए होते हैं, है ना, और वो बहुत ज्यादा सफेद कलर के पैचेस होते हैं, आपने अगर देखा हो तो उन लोगों में क्या होता है, वहां पे मेलानिन की कमी हो जाती है। और हमारे बालों में मेलानिन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आपके बाल काले रहते हैं। तो बाल सफेद होने का कारण एक मेलानिन की कमी से भी होते हैं आपके बाल सफेद। वैसे विटामिन की कमी से भी होते हैं, लेकिन एक कारण यही भी है आपके बाल सफेद होने का, कि आपके बालों में मेलानिन की क्या होगी, कमी हो गई। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो इस, आप मान लो मेलानिन आपकी स्किन के अंदर कब ज्यादा हो गया, कब कम हो गया। अच्छा मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अभी गर्मी चल रही है, गर्मियों में आप देखना हमारा हाथ यहाँ तक कवर होता है, हम कोई कपड़ा पहन के रखते हैं यहाँ तक, तो यहाँ पे स्किन का अलग कलर होता है, और यहाँ पे डायरेक्टली सनलाइट आके गिरती है, तो यहाँ पे थोड़ी सी आपकी स्किन का कलर जो है वो डार्क पड़ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्किन पे टैनिंग हो गई है। टैनिंग समझते हो, है ना। जैसे अभी मैं तो कितने दिनों से बाहर नहीं निकली ना, तो इतना सनलाइट के कांटेक्ट में गई नहीं, तो मेरा तो सेम एक ही कलर है। लेकिन अब अगर आप लोग धूप में जाते होंगे, तो आपकी स्किन का यहाँ का कलर अलग होगा और यहाँ का कलर अलग होगा। क्यों, क्योंकि बच्चा यहाँ वाले हिस्से में आपका सनलाइट पड़ा था, और सनलाइट से वो जो आपका स्किन के अंदर जो मेलानिन था वो ज्यादा एक्टिवेट हो गया, मेलानिन पिगमेंट ज्यादा एक्टिवेट हो गया। अब कुछ दिन के बाद वो जो थोड़ा सा डार्क हुआ था हाथ, वो ठीक हो जाता है। तो वो किसने ठीक करा, वो इसी हार्मोन ने ठीक करा। तो कहने का मतलब है हमारे बॉडी में मेलानिन कम ज्यादा कब करना है, या कम है तो ज्यादा करना है, ज्यादा है तो कम करना है। ये कौन सा हार्मोन काम करता है, मेलाटोनिन। तो आप क्या लिखोगे, इट कंट्रोल्स ऑन, या इट मेंटेन्स, लिख लो, इट मेंटेन्स द अमाउंट ऑफ मेलानिन, द अमाउंट ऑफ मेलानिन। यह है, हिंदी में लिखना, यह इस त्वचा में पाए जाने वाले मेलानिन पिगमेंट की मात्रा को संतुलित करके रखता है। लिख लो, यह त्वचा में पाए जाने वाले मेलानिन पिगमेंट की मात्रा को, मेलानिन पिगमेंट की मात्रा को संतुलित करता है, की मात्रा को संतुलित करता है। संतुलित का मतलब समझ गए, ज्यादा है तो कम, कम है तो ज्यादा, जितना होना चाहिए उतना लाता है आपके बॉडी में। ओके, बात समझ में आ गई मेरे। तो ये क्या क्या काम करेगा, और यही हार्मोन आपकी कंसंट्रेशन पावर ही बढ़ाता है बेटा। रात में अच्छी नींद में सोते हो, है ना, मतलब सही मात्रा में निकला, सही अच्छे से नींद आई, मूड अच्छा हुआ, फ्रेश फील करते हो, तो अगले दिन अगर आप पढ़ाई करते हो तो एकदम कॉन्सेंट्रेट, आपका कॉन्सेंट्रेशन पावर बहुत अच्छा होता है ना। अब आप रात में सोए नहीं, रात में सोए नहीं, आपका अगले दिन पूरा का पूरा बायोलॉजिकल एक्टिविटीज का टाइम टेबल बिगड़ गया, अच्छा फील नहीं करोगे, आलसी आलस सा आता रहेगा, दिन में सो जाओगे फिर, है ना, दिन में 3-4 घंटे आप अपना बर्बाद कर लोगे। तो इसीलिए कहते हैं टाइम पे सोया करें, टाइम पे उठा करें, ताकि आपकी बॉडी में समय समय पर आपकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी समय पे हो, समय पे खत्म हो, जिसकी वजह से आपके बॉडी के अंदर एनर्जी रहे, जिसकी वजह से आपके बॉडी में कॉन्सेंट्रेशन पावर अच्छा रहे, और जिसकी वजह से आपकी मेमोरी शार्प रहे, आपकी याददाश्त भी अच्छी रहेगी।
ठीक है बच्चों। अब अगर ये हार्मोन कम हो गया, मान लो मेलाटोनिन हार्मोन है, इसकी कमी हो गई, तो आप खुद सोच रहे हो क्या हो जाएगा। अगर मेलाटोनिन की कमी हो जाएगी तो आपको रात में नींद नहीं आएगी, और नींद ना आने की बीमारी को हम क्या कहते हैं, नींद ना आना इंसोम्निया कहलाता है। इंसोम्निया को बोलते हैं अनिद्रा। अनिद्रा एक कंडीशन है जहां पर आपकी रातों की नींद उड़ जाती है बेटा। ये वो कंडीशन है जिसमें आपकी रातों की नींद उड़ जाती है बेटा। ठीक है। ज्यादा पानी पूरी खाने से क्या होता है, ज्यादा पानी पूरी खाने से आपको पेट में बैक्टीरिया जर्म्स आ सकते हैं, आपको टाइफाइड हो सकता है ज्यादा पानी पूरी खाने से, डायरिया हो सकता है, दस्त लग सकता है, उल्टी आ सकती है। तो एग्जाम में आए किस हार्मोन की कमी से इंसोम्निया हो जाता है, आप बताओगे वो मेलाटोनिन हार्मोन है। एग्जामिनर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा मैंने सारे बता दिए हैं। किस ग्रंथि को बायोलॉजिकल क्लॉक जैविक घड़ी ग्रंथि कहते हैं, किसको तीसरी आंख कहते हैं, मेलाटोनिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि बनाती है, रात वाला हार्मोन या अंधेरे वाला हार्मोन कौन सा होता है, आपको नींद लाने वाला और नींद से जगाने वाला हार्मोन कौन सा है, कौन सा हार्मोन जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है, और कौन सा हार्मोन मेलानिन की मात्रा पर नियंत्रण रखता है, और कौन सा हार्मोन है जो आपका मूड अच्छा करने का काम करता है, दैट इज सेरोटोनिन। और सेरोटोनिन और मेलाटोनिन दोनों ही कहां से रिलीज होते हैं, आपकी पीनियल काय ग्रंथि से होते हैं। ओके राइट। चलो अब चलते हैं 7 नंबर के ग्रंथि पे, और 7 नंबर पे लिखोगे गोनेड्स। हाँ, इंसोम्निया किसकी वजह से होता है, ये हार्मोन अगर सही मात्रा में नहीं निकलता है और बहुत दिनों तक नहीं निकल रहा है तो आपको अब 4-5 दिन तक रात आपकी काली हो जाएंगी, आपको नींद नहीं आएगी। ओके चलिए आइए नेक्स्ट नंबर 7 पे हम लिखेंगे गोनेड्स। गोनेड्स को बोलते हैं हम लैंगिक जनन ग्रंथियां। नाम से क्लियर है, वो ग्रंथियां जो जनन में सहायक होती हैं, जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में सहायक है, इसीलिए तो हम इनको रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स कहते हैं बेटा। इसीलिए तो हम इनको रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स कहते हैं, इनको जनन करवाने वाली ग्रंथियां। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जनन, प्रजनन, तो प्रजनन करवाने वाली ग्रंथियां कौन सी होंगी बेटा, आपको बताना है गोनेड्स। इनको बोलते हैं हम जनन ग्रंथियां या रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। कहां होती हैं, ये होती है बिलो इंटेस्टाइन, जहां पर आपकी आंतें खत्म होती हैं। बिलो इंटेस्टाइन्स आंतों के नीचे होती हैं बेटा, आंतों के नीचे होती है। कितनी होती है, 1 पेयर, एक जोड़ी। 2 होती है। अब मेल में अलग होगी और फीमेल में अलग होगी। पुरुष के अंदर, महिलाओं के अंदर अलग होगी, और लड़कों के अंदर, मेल के अंदर यानी कि लड़कों में अलग होगी और फीमेल में अलग होगी। तो इधर मेल वाली लिख लो और इधर फीमेल वाली लिख लो। महिला में, मादा में अलग और नर में अलग। ठीक है। मेल गोनेड्स को क्या कहते हैं, मेल वाली का नाम होता है टेस्टिस, वृषण कहते हैं, कितने, 1 पेयर, राइट। और फीमेल वाली को क्या कहते हैं, ओवेरीज। ओवेरी एक होती है, ओवेरीज 2 हो गई हैं। अंडाशय, अंडाशय और वृषण दोनों एक एक जोड़ी होते हैं, 1-1 पेयर होते हैं। अब जो मेल का जो टेस्टिस है, इनके द्वारा जो हार्मोन बनेगा वो यहां लिखेंगे, और जो फीमेल की ओवेरीज होती हैं, जो अंडाशय होते हैं, उनसे कौन सा हार्मोन निकलेगा वो वहां पे लिखेंगे। ठीक है। और टेस्टिस से निकलता है मेल हार्मोन, नर हार्मोन। जी हाँ, लड़कों को पता होना चाहिए मेल हार्मोन का नाम क्या होता है, इतनी बात तो आपको पता होना चाहिए। मेल हार्मोन का नाम होता है बेटा टेस्टोस्टेरोन। अगर नहीं पता है तो आज के बाद कोई पूछे तो बता दीजिएगा। ठीक है, आज तक नहीं पता था कोई बात नहीं, लेकिन लड़कों को एटलीस्ट उनको जो यूनिक बनाता है लड़कियों से, तो उस लड़कियों से अलग यही हार्मोन आपको बनाता है, तो आपको इस हार्मोन का तो नाम याद होना चाहिए। इसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, राइट। ठीक है। ऐसे ही ओवेरीज से निकलता है फीमेल हार्मोन, ओवेरीज से फीमेल हार्मोन, और फीमेल हार्मोन को कहते हैं लड़कियों वाला हार्मोन या मादा हार्मोन। अब लड़कियों को भी फीमेल हार्मोन का नाम याद होना चाहिए, क्योंकि यही हार्मोन आपको लड़कों से अलग बनाता है, राइट। तो इसका नाम होता है एस्ट्रोजन। स्पेलिंग लिखा जाता है ओ से, लेकिन प्रोनाउंस करते हैं तो ई से करते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन, इसको हम फीमेल हार्मोन कहते हैं। ठीक है। डोपामीन बेटा नेक्स्ट क्लास में आएगा। ठीक है। मैम आपसे कुछ कंसल्ट करना है, मेरी ननद के ओवेरी में क्या बोल रहे हैं बेटा, एक बार मैं एक लड़की का कमेंट पढ़ लूं, पूरी बात चीज पढ़ लूं। ओवेरी में एग्स नहीं बनता। प्रियंका अगर एग्स नहीं बन रहे हैं तो बेटा नेचुरल तरीके से तो कंसीव नहीं कर सकती आपकी ननद, है ना, तो फिर आपको उनका आईवीएफ करवाना पड़ेगा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आजकल तो बहुत सारी टेक्निक आ गई है, उस पर जा सकते हैं आप, है ना। चलो आइए बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन क्या करता है। मैंने कहा ये लड़कों में निकलता है, तो भैया कुछ ना कुछ लड़कों वाले ही काम करवाता होगा, राइट। क्या काम होते हैं लड़कों वाले, तो वो सुन लो इस हार्मोन के।
जैसे ही कोई लड़का 11-12 साल का होता है तो उसमें प्यूबर्टी एज स्टार्ट हो जाती है, और प्यूबर्टी एज जब स्टार्ट होती है तो उस लड़के के शरीर में कुछ बदलाव आते हैं। किशोरा अवस्था शुरू होती है लड़के की, 11-12 साल का जब कोई बच्चा हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं कि इसकी प्यूबर्टी एज स्टार्ट हो गई है, ये किशोरा अवस्था के अंदर आ गया है ना। और किशोरा अवस्था के अंदर जब आ गया तो आप उस समय उस बच्चे के अंदर जो चेंजेस आते हैं, जो बदलाव आते हैं, तो उसको बोलते हैं किशोरा अवस्था वाले बदलाव, उसे कहते हैं किशोरावस्था वाले बदलाव, और इंग्लिश में कहते हैं हम प्यूबिक चेंजेस। अब क्या क्या बदलाव आता है उस लड़के के अंदर? अगर वो लड़का है तो उसके अंदर दाढ़ी मूंछ आना शुरू हो जाती है ना, क्या उसकी बियर्ड स्टार्ट हो जाती है, लिख लेना आप, उस बच्चे के अंदर क्या दाढ़ी मूंछ आना शुरू हो जाती है, मूंछ का आना शुरू हो जाता है, जी हाँ मैम। दूसरा, उस बच्चे की जो लड़के की आवाज है वो क्या हो जाती है, हैवी हो जाती है ना। डीपनेस ऑफ वॉइस, आवाज भारी हो जाती है। अगर आप 7-8 साल के एक छोटे बच्चे की आवाज सुनते हो, चाहे लड़का हो लड़की, दोनों की एक जैसी सी होती है, लेकिन जैसे ही लड़का 11-12 साल का होता है, उसकी प्यूबर्टी एज स्टार्ट होती है, तो उसकी आवाज में डीपनेस, भारीपन आ जाता है, आवाज भारी हो जाती है बच्चा, और लड़कियों की आवाज पतली हो जाती है। ठीक है, तो इस लड़के की आवाज भारी हो जाती है, आवाज भारी होना, और साथ में इस बच्चे के अंदर अब स्पर्म्स फॉर्मेशन का काम शुरू हो गया है, स्पर्म्स फॉर्मेशन का काम शुरू हो गया, शुक्राणुओं का बनना शुरू हो गया। इस बच्चे के अंदर क्या बनना शुरू हो गया, स्पर्म्स, शुक्राणु का बनना शुरू हो गया है। तो बेटा ये सारे काम किसके हैं, ये सारे काम टेस्टोस्टेरोन के हैं। और जो मैंने तीनों काम लिखे हैं ये सिर्फ लड़कों में ही तो होते हैं, इसीलिए इसको हम मेल हार्मोन कहते हैं या इसको नर हार्मोन कहते हैं। ये क्या करता है, ये एक बच्चे को क्या आप बताओगे, ये मेलनेस लाता है। ठीक है, थोड़ा सा हिंदी में बोलूंगी तो अटपटा लगेगा, मर्दानगी जिसको बोलते हैं, राइट, ये वो हार्मोन होता है, राइट। तो आप बताओगे ये मेनली मेलनेस को लाने वाला हार्मोन होता है। ठीक है, मेलनेस इंक्रीज करने वाला हार्मोन होता है, जिसमें दाढ़ी मूंछ आने लग जाती है, वो इसी हार्मोन की वजह से आती है, और लड़कों की जो आवाज भारी होती है वो इसी हार्मोन की वजह से, और लड़कों के अंदर जो शुक्राणु स्पर्म्स बनते हैं, और यही स्पर्म्स आगे चलकर ओवा को फर्टाइल करते हैं, ओवा के साथ जुड़ते हैं और एक नया बच्चा बन जाता है। तो देखो ना, बच्चे का बनना ही तो रिप्रोडक्शन था, तो रिप्रोडक्शन में काम आ रहा है ये हार्मोन, इसीलिए तो हमने इस ग्रंथि को रिप्रोडक्टिव ग्लैंड बोला, जनन करवाने वाली ग्रंथि बोला, इसीलिए बोला बेटा। ठीक है, चलिए अब आइए जरा इधर। अब आजकल के बच्चे देखना आप क्या करते हैं, ये ड्रग्स, गांजा, अफीम, चरस, पंजाब में देखो कितना बुरा हालत है। तो पंजाब में कहाँ आजकल 25-25, 30-30 साल के बच्चे 40 साल के हो जाते हैं, बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे। देखो पंजाब में 40-40 का लड़का बच्चा पैदा नहीं कर पा रहा है, लेकिन उन लोगों के पास इतना सारा सही इंफॉर्मेशन नहीं होता है, उनको लगता है सिर्फ लड़कियों में कमी होती है तो बच्चा पैदा नहीं कर पाती है वो। नहीं, 50% रोल लड़के का है तो 50% रोल लड़की का है। तो अगर अफीम, चरस, गांजा, ये सूखे नशे आप ज्यादा करोगे तो आपके बॉडी के अंदर धीरे 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 टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन कम हो जाता है, और ऐसे लड़कों के अंदर फिर स्पर्म्स का काउंट कम हो जाता है, या स्पर्म्स की क्वालिटी बेकार हो जाती है, जिसकी वजह से वो स्पर्म्स अंडे को फर्टाइल नहीं कर पाता है, और वो जो इंसान है वो बच्चा पैदा नहीं कर पाता है। अब उनके घर वाले हैं वो बहू को दोष देते रहते हैं कि बहू में कुछ कमी है, बहू में कुछ कमी है। जी नहीं, आपके बेटे को डॉक्टर के पास लेके जाइए, आपके बेटे के अंदर कमी है, राइट। तो यही आजकल लड़कों को इनफर्टाइल कर रहा है। कौन सा, आप बताओगे बेटा, ये जो नशे होते हैं अलग अलग तरीके के, इनसे टेस्टोस्टेरोन की क्वांटिटी या क्वालिटी दोनों बेकार होती है। अब आ जाओ जरा फीमेल बॉडी के अंदर। महिलाओं के अंदर जो एक जोड़ी ओवेरीज होती है वो फीमेल हार्मोन बनाती हैं। फीमेल हार्मोन कौन सा है, एस्ट्रोजन, लिखा जाता है स्पेलिंग ओ से, प्रोनाउंस करते हैं तो ओ साइलेंट, एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन है, इसी को फीमेल हार्मोन कहते हैं, अब मादाओं वाला हार्मोन। तो ये लड़कों से अलग बनाने वाला, लड़कियों को बनाने वाला हार्मोन होता है, तो बेसिकली ये लड़कियों वाले कैरेक्टर बनाएगा। कैसे, तो बच्चा जैसे ही एक लड़की 11-12 साल की होती है तो उसकी प्यूबर्टी एज शुरू हो जाती है, तो उसके अंदर प्यूबिक चेंजेस लाने का काम करता है। और प्यूबिक चेंजेस का मतलब क्या हो गया, किशोरा अवस्था वाले बदलाव। अब लड़कियों के अंदर क्या क्या बदलाव आते हैं, तो जैसे ही लड़की 11-12 साल की होती है तो उसके अंदर सबसे पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। उस लड़की के अंदर, उस लड़की का मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है ना। हिंदी में बोलते हैं मासिक धर्म चक्र, मासिक धर्म चक्र या माहवारी उसकी स्टार्ट हो जाती है। दूसरा, उस लड़की के जो ब्रेस्ट होते हैं उनका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। ब्रेस्ट डेवलपमेंट, क्योंकि इन्हीं ब्रेस्ट के अंदर मैमरी ग्लैंड्स होती हैं, जो आगे चलकर वो लड़की जब मां बनेगी तो अपने बच्चे को दूध पिलाएगी, और उसी दूध से उसके बच्चे का लालन पोषण होगा, राइट। तो उसकी जो दूध बनाने वाली ग्रंथियां होती हैं, दुग्ध ग्रंथियां होती हैं, उनका विकास करवाता है। ये दुग्ध ग्रंथियों का विकास करवाएगा, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट करवाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, लड़कियों की जो साउंड होती है, जो वॉइस होती है, साउंड को पतला बनाता है ये हार्मोन, पतला करेगा, है ना। और नेक्स्ट आप बताओगे बच्चा, ये जो हार्मोन है ये एग फॉर्मेशन करता है।
एग फॉर्मेशन करवाने में हेल्प करता है, अंडाणु बनाने का काम करता है, अंडाणु बनाने में सहायक है। एग बोलो ओवा बोलो, है ना, एक ही बात है। अंडाणु बनाने में सहायक, जैसे लड़कों के अंदर क्या बन रहे थे, स्पर्म्स, तो लड़कियों के अंदर क्या बनते हैं, ऐसे ही एग, अंडाणु या ओवा बनते हैं बेटा, या ओवम, सारे इसी के शब्द हैं। अब जब ये लड़की आगे चलकर बड़ी हो जाएगी तो इसी लड़की के ये जो एग हैं वो ओवरी से रिलीज होगा। हर महीने दोनों ओवरी से एक अंडा रिलीज, देखो अंडा एक ही बनता है हर महीने, कभी लेफ्ट ओवरी से कभी राइट ओवरी से, ठीक है। तो ये अंडा जब बन गया आपका एग, तो अगर इस एग को क्या मिल गया, स्पर्म्स मिल गए, तब तो ये एग क्या हो जाएगा, फर्टाइल हो जाएगा और उससे जाइगोट बनके एक नया बच्चा बन जाएगा, लड़की प्रेग्नेंट हो जाएगी। अगर इसे स्पर्म्स नहीं मिले हैं तो ये एग मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ, जो मासिक धर्म चक्र में क्या निकलता है, ब्लीडिंग होती है 3 से 4 दिन के लिए, उसमें ये एग बाहर निकल जाता है हर महीने। लेकिन कुछ लड़कियों के अंदर हार्मोन्स इंबैलेंस होने की वजह से पीसीओडी, पीसीओएस जैसी खतरनाक बीमारियां हो जाती है, उसमें ये अंडा बनता तो है और बन के वहीं पर स्टोर होने लग जाता है, बाहर नहीं निकलता। तो एक अंडा इस महीने बना, फिर दूसरा अंडा बना, फिर तीसरा बना, फिर चौथा बना, और ऐसे करते 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 एक गांठ सी बन जाती है ओवरी के अंदर, और यही गांठ आगे चलकर कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी को नाम देती है, जिसको ओवेरियन कैंसर कहते हैं। और कुछ लड़कियों के अंदर ये हार्मोन सही ना बनने की वजह से, हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से, और ये लड़कियां आजकल शर्माती इतना ज्यादा है कि ये अपनी बीमारियां डॉक्टर से डिस्कस नहीं करती हैं, तो आगे चलकर धीरे धीरे ये एग बनना ही बंद हो जाता है। जैसे यहाँ पे एक लड़की शेयर भी कर रही है अपनी ननद की प्रॉब्लम, ये अंडा बनना ही बंद हो जाता है। तो ये बेसिक नॉलेज होती है, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है बच्चा, राइट। अब जब नॉर्मल केस में कोई लड़की प्रेग्नेंट नहीं है, तब तक तो उसकी ओवेरीज एस्ट्रोजन बना रही है। अब ये लड़की हो गई प्रेग्नेंट, है ना, ये मां बनने वाली है, तो इसी लड़की का ओवरी एक और हार्मोन बनाता है, दैट इज प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, दैट इज प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कौन सा बेटा, प्रोजेस्टेरोन। और पी से प्रेगनेंसी, पी से प्रोजेस्टेरोन, इसी को कहते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन, इसी को बोलते हैं गर्भाधारण हार्मोन बेटा। ये हार्मोन बताता है, अगर इस हार्मोन का लेवल मिनिमम चाहिए होता है 600, अगर ये 600 के लमसम आ जाता है ना, तो डॉक्टर बोलती है यू आर प्रेग्नेंट, राइट। तो इसी हार्मोन को हम पी से प्रेगनेंसी और पी से ही हम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहते हैं, इसे गर्भाधारण हार्मोन कहते हैं। आप लिख देना इंग्लिश में, लिखना प्रेगनेंसी हार्मोन। लेकिन ये तभी बनेगा जब कोई महिला मां बनने वाली है, अदरवाइज नॉर्मल केसेस में लड़कियों की ओवरी एस्ट्रोजन को ही रिलीज करती हैं। लेकिन जैसे ही वो मां बनने वाली होगी तो उसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी रिलीज होना शुरू हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। ठीक ऐसे ही यही ओवरीज जो हैं, इसी ओवरीज के अंदर एक पार्ट होता है कार्प्स ल्यूटियम, कार्प्स ल्यूटियम, आप लिख भी लो इस चीज को, ठीक है, कार्प्स ल्यूटियम। और ये कार्प्स ल्यूटियम क्या करता है, ये बेटा आगे चलकर रिलैक्सिन नाम का हार्मोन सिक्रीट करता है, रिलैक्सिन नाम का हार्मोन बनाने का भी काम करता है। और ये जो रिलैक्सिन होता है ना, ये रिलैक्सिन फिर प्लेसेंटा वगैरह बनाने का काम करता है। प्लेसेंटा क्या होता है, माँ अपने बच्चे को जो खून, पानी, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, खाना, सारा का सारा जिस टिश्यूज की मेम्ब्रेन के थ्रू पहुंचाती है, उसको प्लेसेंटा कहते हैं। आगे पढ़ाऊंगे खैर में ये तो प्लेसेंटा वाला पार्ट, ठीक है। तो ये आपकी गोनेट्स या लैंगिक जनन ग्रंथियां थी। तो मेल की होती है वो टेस्टिस होती है, और फीमेल में ओवरीज, अंडाशय होते हैं। अंडाशय में नॉर्मल केस में एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है, लेकिन जैसे ही लड़की प्रेग्नेंट होगी तो उसमें प्रोजेस्टेरोन तो बनेगा ही बनेगा। प्रोजेस्टेरोन तो स्टार्टिंग के डेज में बनना शुरू हो जाता है, फिर थोड़े से दिनों के बाद कार्प्स ल्यूटियम जो होता है वो रिलैक्सिन हार्मोन वगैरह बनाना शुरू कर देता है, जो आपके लड़कियों के यूट्रस को, जो वूम्ब होता है, गर्भाशय होता है, उसकी दीवार को मोटा करके उसको रिलैक्स करने का भी काम करता है। ये सब आगे आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। हाँ प्रियंका, मुझे पता है अच्छा हॉस्पिटल नहीं है ना ऐसे आजकल, अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छी नॉलेज नहीं है प्रियंका। पता है हॉस्पिटल्स तो अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है कि हरियाणा में नहीं है ना बेटा, कि हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन अच्छी नॉलेज नहीं होगी उनके पास। तो ये आपकी गोनेड्स या आपकी लैंगिक जनन ग्रंथियां कंप्लीट हो गई है। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है, टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन कौन सा होता है, इसका काम क्या होता है, स्पर्म शुक्राणुओं को बनाने वाला हार्मोन क्या कौन सा है, दाढ़ी मूंछ को लाने वाला हार्मोन कौन सा है, आवाज भारी करने वाला हार्मोन कौन से है, या लड़कियों के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको स्टार्ट करवाने का हार्मोन कौन सा होता है, तो आप बताओगे एस्ट्रोजन। और जब महिलाएं 50-55 साल की हो जाती है तो एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, तो धीरे धीरे उन महिलाओं के अंदर एग, अंडा बनना बंद हो जाता है, और उन लड़कियों का मेंस्ट्रुअल फ्लो, जो हर महीने जो उनका मासिक धर्म चक्र होता है वो भी बंद हो जाता है। अब ये लड़कियां मां नहीं बन सकती 50-55 साल के बाद, ठीक है। ऐसे ही लड़के 60-65 साल के बाद पापा नहीं बन सकते, बाप नहीं बन सकते, बिकॉज उनके अंदर भी टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन कम हो जाता है। और टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन कम, इसका मतलब उनमें अब स्पर्म्स नहीं बन रहे हैं, अब वो बिल्कुल भी पापा बनने के काबिल नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये याद रखिएगा,
बाकी प्रेगनेंसी हार्मोन किसको कहते हैं? कार्ब्स ल्यूटियम कौन सा हार्मोन बना सकता है? रिलैक्सिंग हार्मोन बना सकता है। कब? ये तभी बनाएगा जब कोई लड़की प्रेग्नेंट है। और यही कार्ब्स ल्यूटियम है, ये एक और चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए बच्चा? ये प्लेसेंटा फॉर्मेशन के लिए। प्लेसेंटा फॉर्मेशन लिख लेना, ये प्लेसेंटा फॉर्मेशन का भी काम करता है। प्लेसेंटा बनाता है, प्लेसेंटा बनाता है। प्लेसेंटा क्या होता है? माँ अपने बच्चे को इस तरीके से, एक बड़ा सा नाल बनेगा ऐसे, इसके अंदर ऐसे टिश्यूज की मेम्ब्रेन्स रहती हैं ऐसे ऐसे, और इसी से माँ अपने बच्चे को खून, पानी, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन सब कुछ 9 महीने के लिए अपने बच्चे को पहुंचाती है। एक क्वेश्चन आता है, इस प्लेसेंटा के अंदर आर्टरीज और वेन्स की संख्या कितनी होती है? तो बेटा इसमें ना दो वेन होती हैं, 2 शिरा होती हैं और 1 आर्टरी होती है। लिख लेना, ठीक है। एक आर्टरी का मतलब है धमनी, एक धमनी और 2 शिराएं होती हैं। फिर 9 महीने बाद जैसे बच्चे का जन्म होता है तो डॉक्टर इसको काट देता है। काट के बच्चे के जो नाभि होती है उससे एम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ी हुई होती है, ये बच्चे के गर्भनाल से जुड़ी हुई होती है, तो इस हिस्से को काट के फेंक देते हैं। गर्भनाल कुछ दिनों के बाद सूख के गिर जाता है बच्चे का, जैसे पृथ्वी का 11 दिन पे गिर गया था, है ना, तो आपने देखा होगा। ऐसे ही सबका ऐसे ही जन्म हुआ है, कोई अलग तो है नहीं कि आप अलग से आ गए हैं। तो वो एम्बिलिकल कॉर्ड होता है। एम्बिलिकल कॉर्ड होता है गर्भनाल, वो जो बच्चे की नाभि से निकलता है। फिर वही एम्बिलिकल कॉर्ड आगे चल के इस प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है। प्लेसेंटा को डॉक्टर निकाल के फेंक देता है, या फिर गंदगी है, किसी काम की नहीं है, राइट। और बच्चे की एम्बिलिकल कॉर्ड के ऊपर आजकल ऐसे क्लिप लगा देते हैं और फिर वो सूख जाता है, और सूख के वो नीचे गिर जाता है 10-11 दिन में। और बस ये आपकी इतनी आपको इंफॉर्मेशन जाननी थी गोनेड्स के बारे में। इसी के साथ मैंने 7 एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपको करवा दी हैं, सिर्फ 2 बची हैं, पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्लास में करेंगे और आपका ये चैप्टर फिनिश, ठीक है? ठीक है बेटा। हाँ, कार्ब्स ल्यूटियम जो होता है वो बेटा क्या बनाता है, आप बताओगे? कार्ब्स ल्यूटियम क्या बनाता है? कार्ब्स ल्यूटियम हेल्प करता है किसको? रिलैक्सिन हार्मोन वगैरह को रिलीज करवाने में और साथ में प्लेसेंटा बनाने के लिए। ओके, चलो। हाँ, 2 वेन होती है, 1 आर्टरी होती है प्लेसेंटा के अंदर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। मैम सलमान खान अब शादी नहीं करेगा, 60 साल का हो गया। अब क्या इन लोगों को शादी करने की जरूरत क्या होती है या? ऐसे ही इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स होती हैं इन लोगों की, है ना। इन लोगों को शादी करने की कोई जरूरत नहीं होती है। एलएच एंड एफएसएच लालाराम पिट्यूटरी ग्लैंड में आएंगे ना। पिट्यूटरी पढ़ाया कहाँ है आपको? पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस 2 बची है। पिट्यूटरी से सबसे ज्यादा हार्मोन निकलते हैं, जीएच, एसीटीएच, एलएच, एफएसएच, टीएसएच, ये सब आएंगे ना। अभी पढ़ा कहाँ है? पढ़ा कहाँ है अभी? ठीक है। समिता करी मेरा फर्स्ट लाइव क्लास है, इतने दिन कहाँ थे आप? नहीं भैया, कल क्लास नहीं रहेगा, कल संडे। और हाँ, कल संडे छोड़ो, मंडे को भी मेरी क्लास 50-50% है चांसेस होने के, देख लेना आप एक बार, ठीक है? ओके, एक फंक्शन में जाना है मुझे। फंक्शन क्या, एक्चुअली मेरे हस्बैंड का बर्थडे है कल का, कल 9 तारीख है ना, तो थोड़ा सा कल हम लोग बाहर जाएंगे। पृथ्वी को भी पहली बार मैं आउटिंग पे लेके जाऊंगी। मेरे बेटे को, बेटा है ना मेरा जिसका नाम पृथ्वी है, मैंने आप लोगों को बताया है क्या? तो उसको भी मैं पहली बार घर से बाहर निकालूंगी कल, और मैं खुद बाहर निकलूंगी। बच्चे के जन्म के बाद थोड़ा अच्छा लगेगा। तो अगर मैं मंडे को जल्दी आ गई तो क्लास रखूंगी, अगर नहीं आई तो फिर वो मंडे की क्लास नेक्स्ट सैटरडे को हम कवर करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर, राइट। चल मैम, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के, हाँ फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के पेपर में अच्छा खासा साइंस आता है बेटा, बहुत बढ़िया।